Okay, now we will solve few questions of this vapor compression refrigeration cycle which were previously asked in GATE exam. The very first question says a reciprocating compressor produces 10 tons of refrigeration at an evaporator temperature of 5 degree centigrade and a condenser temperature of 35 degree centigrade. Okay, range दे दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऑपरेट कर रहा है और कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है 10 टन्स. Getting this? Estimate how much cooling effect it can produce at an evaporator temperature of -30 डिग्री सेंटीग्रेड. अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं इवापोरेटर टेम्परेचर दैट मीन्स जो लोअर टेम्परेचर है उसको मैं 5 डिग्री से 30 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कर देता हूँ तो मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मेरा कितना आएगा, कूलिंग इफेक्ट कितना आएगा, ये हमको इसमें बताना है. सिंपल है. क्वेश्चन क्लियर हो गया. सबसे पहले तो मैं इसका पीएच डायग्राम बना देता हूँ. पीएच डायग्राम से चीज़ें और अपनी क्लियर हो जाएगी. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लो एक बार फिर से. ओके ना, ओके क्या बोल रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोल दिया, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इसमें बोल दिया कितना है 10 टन्स है. 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो 10 टन्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किलोवाट में तो मैंने उसका आपको बताया है सीधा सीधा 10 इंटू 3.89 अगर आप करेंगे तो ये आपको सीधा सीधा किलोवाट में मिल जाएगा. वेरी फर्स्ट थिंग. गेटिंग दिस. अच्छा, अब क्या बोल रहा है, पहली साइकिल में क्या बोल रहा है, ये किसके किसके बीच में ऑपरेट कर रही है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में. तो मैं पहली साइकिल बना देता हूँ बिटवीन 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये मेरी पहली साइकिल है, दिस इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हायर टेम्परेचर है दैट इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो ये मेरी जो साइकिल दिख रही है आपको 1 2 3 एंड 4. ठीक है, दिस इज ऑपरेटिंग बिटवीन 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ तक क्लियर है चीज़ें. ठीक है ना. अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अब हमको देखो क्वेश्चन समझ लो पहले कि ये पहले जो टेम्परेचर रेंज दिया है उसमें नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इसने दे दिया है. फिर बोल रहा है कि सेम रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं, सेम साइकिल सेम डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, बस उसका कंडेंसर टेम्परेचर इवापोरेटर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है. तो उसमें हमको नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको हमारा कितना होगा ये हमको निकालना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ हमको मास फ्लो रेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो पहली जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से आप मास फ्लो रेट निकाल लीजिए, उसको आप यूज़ करके सेकंड में फिर आप नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं. ओके, तो आई थिंक ये प्रोसेस क्लियर हो रही है. तो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर साइकिल. तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू m इंटू H1 - H4. Yes or no? ओके, ना व्हाट इज दिस H1 एंड H4 हियर. यहाँ पर H1 और H4 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमको पता है क्या, H1 विल बी इक्वल टू Hg. H1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Hg के इक्वल. कहाँ पर, एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप Hg की वैल्यू देख लो, दिस इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड. 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg की वैल्यू इज हाउ मच, 190.88. सो दिस इज 190.88 किलो जूल पर के जी. ये हो गया हमारा H1. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली H4 हम निकाल सकते हैं. H4 इज नथिंग बट इक्वल टू H3. H3 और H4 सेम है और H3 किसके इक्वल है, दिस H3 इज नथिंग बट HF. कहाँ पर, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये सारी चीज़ें मैं अपन डिस्कस कर चुके हैं. 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF निकाल लो तो ये H4 मिल जाएगा आपका कितना, एट प्लस 35 डिग्री सेंटीग्रेड. HF की वैल्यू आपको निकालनी है विच इज़ हाउ मच, 69.74 किलो जूल पर के जी. सो दिस इज 69.74 किलो जूल पर के जी. गेटिंग दिस. तो H1 और H4 की वैल्यू अब हमको मिल गई है. ओके, M की वैल्यू अब हमको निकालनी है. तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना निकाला है हमने, 38.9 किलोवाट. सो दिस इज 38.9 किलोवाट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू H1 - H4, 190.88 माइनस 69.74. तो यहाँ से हमको मास फ्लो रेट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ हाउ मच, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 0.321 kg पर सेकेंड. ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्या किया हमने, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको दिया था तो उससे हमने क्या निकाल लिया, मास फ्लो रेट की वैल्यू निकाल दी. अब आ जाओ मेन पार्ट पे क्वेश्चन के. अब क्या बोल रहा है कि यही साइकिल, ठीक है, सेम साइकिल, बट अब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं किसके किसके बीच में, -30 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में. अभी हम ऑपरेट कर रहे थे 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के. ठीक है, तो ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं एक और लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज -30 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये यहाँ से जाएगा लाइक दिस. सो दिस विल बी न्यू साइकिल, दिस इज 1 2 3 पॉइंट तो हमारा सेम रहेगा एंड दिस इज 4. तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है दिस इज द न्यू साइकिल, ये नई साइकिल है. इसका अब आपको नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालना है. ओके, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना होगा इसका, दिस इज नथिंग बट M इंटू H1 - H4. ऐसा हो.
ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू हमारे पास है, h1 डैश और h4 डैश की वैल्यू निकालनी है। तो h1 डैश क्या होगा, h1 डैश इज इक्वल टू एच जी। कहाँ पर एच जी देखेंगे, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप एच जी की वैल्यू देख लो, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एच जी विच इज़ हाउ मच, 174.96। सो h1 डैश इज इक्वल टू 174.96 किलो जूल पर के जी। ऐसा नो, दिस इज h1 डैश। सिमिलरली h4 डैश तो आपका h4 के ही इक्वल होगा, और h4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ हाउ मच, 69.74 किलो जूल पर के जी। ठीक है, तो यहाँ से आपका नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल जाएगा विच इज़ हाउ मच, मास फ्लो रेट इज 0.321 इंटू h1 डैश विच इज़ 174.96 माइनस 69.74। तो यहाँ से आपको नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 33.77 किलो जूल पर सेकेंड। दैट मीन्स किलो वॉट में ही आपको मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि ये आपका मास फ्लो रेट है, डेट इज़ इन केजी पर सेकेंड। मास फ्लो रेट ये जो था आपका केजी पर सेकेंड में था, और ये आपका किलो जूल पर केजी में था। तो आपको जो आंसर मिलेगा डेट विल बी इन किलो जूल पर सेकेंड। अब इसको टन्स में करना है, तो टन्स में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3.89। सो दिस विल बी इक्वल टू 33.77 डिवाइड बाय 3.89 विच इज़ इक्वल टू 8.68 टन्स। तो जिस भी यूनिट में आपका ऑप्शन दिया है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये दिस वॉज आस्क्ड इन गेट टू 1987। उस समय ऑप्शन वाले नहीं रहते थे, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते थे। तो ये सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस क्या है। वो टन में है तो आप टन में निकाल लीजिए, किलोवाट में है तो किलोवाट में निकाल लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question says a Freon 12 vapor compression system is operating at a condenser pressure of 9.6 bar and evaporator pressure of 2.19 bar. Okay, so we are having a vapor compression system. I will draw the PS diagram for you. This is the saturation curve. Okay, lower pressure, which is the evaporator pressure, is given as 219 kilopascal, and higher pressure is given as how much, 960 kilopascal. This is point 1, 2, 3 and 4. This is pH diagram. Getting this? Okay, if the refrigerating capacity is given as 15 tons, that means net refrigerating effect is given as 15 tons. In terms of kilowatt, what will be net refrigerating effect? 15 into 3.89, this much kilowatt. ये किलोवाट में मिल गया हमको। ठीक है, the values of enthalpy at inlet and outlet of evaporator are 64.6 kilojule per kg and 195.7 kilojule per kg. इनलेट एंड आउटलेट ऑफ इवापोरेटर, इनलेट ऑफ इवापोरेटर कहाँ पर मिल रहा है हमको, 0.4 पे, और आउटलेट ऑफ इवापोरेटर कहाँ मिल रहा है, 0.1 पे। तो H4 की वैल्यू दे दी है कितनी, 64.6 किलोजूल पर केजी, और H1 दे दिया है कितना, 195.7 किलोजूल पर केजी। The specific volume at the inlet to reciprocating compressor is 0.082 मीटर क्यूब पर केजी। इनलेट टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इनलेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब कहाँ पर, 0.1 पे। तो 0.1 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिए कितनी, 0.082 मीटर क्यूब पर केजी। द इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन N is given as 1.13, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स दे दिया 1.13। सबसे पहली चीज़ करना है हमको, पावर इनपुट इन किलोवाट टू द कंप्रेसर, पावर इनपुट टू द कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर में हम कितना पावर इनपुट दे रहे हैं। गेटिंग दिस नाउ? ओके, तो कंप्रेसर का वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, वी नो व्हाट वर्क डन ऑन कंप्रेसर। वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है, कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, N/N-1। ठीक है, P1V1 N/N-1 P1V1 P2/P1 to the power n-1/n-1। दिस इज वर्क डन ऑन कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो वर्क डन होता है दैट इज n/n-1 P1V1 P2/P1 टू द पावर n-1/n-1। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वर्क जो निकलेगा दिस, बिकॉज ये स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 जो दिया है दैट इज इन मीटर क्यूब पर केजी, तो ये वर्क डन जो मिलेगा दैट विल बी इन किलो जूल पर केजी। ध्यान देना इस बात में,
ये वर्क डन जो मिलेगा डेट इज इन किलो जूल पर केजी। इसको अगर किलो वॉट में करना है तो मास फ्लो रेट आपको अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले किलो जूल पर केजी में ही निकाल लेते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, n/n-1। n कितना है, n द इंडेक्स इज गिवन इज 1.13 डिवाइड बाय 1.13 - 1 इज 0.13 P1 into V1, okay, pressure P1 pressure is given as 219 kilopascal, so this is into 219 kilopascal में ले लो तो आंसर हमारा किलो जूल पर केजी में ही आएगा, into V1 is given as 0.082, ठीक है। P2 by P2 is 960 divided by 219 to the power n-1/n, that means 0.13 divided by 1.13 minus 1, getting this? Okay, so on solving this you will get the work done in kilojoule per kg is how much, 28.93 kilojoule per kg। क्लियर नहीं है ये, ठीक है। बट ये किलोजूल पर केजी में इसको किलोवाट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट इसमें दिया नहीं है। तो दिया नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे दिया कितना, 15 × 10 3.89 किलोवाट। This net refrigerating effect we know what is equal to m into H1 minus H4, yes or no? Okay, तो ये हो जाएगा हमारा 15 into 3.89 is equal to m into H1 minus H4. H1 is 195.7 minus H4 is 64.6. Okay, so from here you will get the mass flow rate which will be equal to 2.25 kg per second. ठीक है, so just multiply this, we'll get the power input which is how much, 28.93 multiplied by 2.25, so this will be equal to 69.09 kilowatt. This is the total power input, the power input to the compressor, getting this now? तो ये पहली चीज़ हमारी हो गई, कितना आ गया पावर इनपुट, 69.09 किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट हमको निकालना है इसका COP निकालना बहुत सिंपल है। COP क्या होता है, Q2/W, तो Q2 है हमारा कितना, H1 minus H4 डिवाइड बाय वर्क इनपुट इज S2 minus H1, ठीक है। तो COP कितना हो जाएगा हमारा, H1 की वैल्यू है, H4 की वैल्यू है। H1 इज हाउ मच, 195.7 माइनस H4 इज 64.6, H4 इज 64.6 डिवाइड बाय S2 माइनस H1 इज नथिंग बट वर्क इनपुट, ओके। और वर्क इनपुट हम निकाल ही चुके हैं, इन किलोजूल पर केजी में ही लो, क्यों, क्योंकि ये आपका H1 माइनस H4 आप किलोजूल पर केजी में ले रहे हो, तो इसको भी आपको किलोजूल पर केजी में लेना है, विच इज़ 28.93, yes or no? तो यहाँ से हमको COP की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 4.53, गेटिंग दिस। तो हमारा पावर इनपुट जो है डेट इज़ 69.09 किलोवाट एंड COP इज़ 4.53, क्लियर नॉट? ओके, बन जाएंगे अब इसमें कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज, अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ 15 टन कैपेसिटी ऑपरेट्स on standard simple vapor compression cycle using refrigerant R22 at an evaporator temperature of 5 degree centigrade and condenser temperature of 50 degree centigrade. Draw the pH diagram for the cycle. Okay, ये सब जब ड्रॉ वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी पहले के क्वेश्चन है, जैसे कि 93 का क्वेश्चन है ये, ओके। और उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए ड्रॉ करने का भी आता था, ठीक है। तो उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं मत होना, गेटिंग दिस, ओके। तो सबसे पहला तो हम pH डायग्राम बना देते हैं, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। क्या क्या चीज़ें दे दी है, एक तो सबसे पहले दे दिया नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज हाउ मच, 15 टन्स, मतलब 15 into 3.89 किलोवाट, दिस मच किलोवाट, ठीक है। इवापोरेटर टेम्परेचर इज गिवन एज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाला टेम्परेचर है हमारे पास कितना, दिस टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ड्रॉ द pH डायग्राम ऑफ द साइकिल एंड कैलकुलेट द रेफ्रिजरेंट मास फ्लो रेट, ओके। रेफ्रिजरेंट मास फ्लो रेट की वैल्यू हमको निकालनी है, ओके। टेबल इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप अगर अपनी बुकलेट में देखेंगे तो आपको टेबल मिल जाएगी, यहाँ शो नहीं की गई है, मैं आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ बस उसमें बता देता हूँ, ओके। तो सबसे पहला हमको निकालना है मास फ्लो रेट, तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वी नो इज व्हाट, मास फ्लो रेट इनटू H1 माइनस H4 होगा, ठीक है। H1 इज नथिंग बट Hg, कहाँ पर, एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg की वैल्यू गिवन है टेबल में विच इज़ हाउ मच, 407.1 किलोजूल पर केजी, ठीक है। सिमिलरली H4 निकालना है तो H4 विल बी इक्वल टू H3, और H3 कितना है, Hf एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत सिंपल है, शुरू के 1-2 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, वो बन गए, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे,
तो ये एच एफ के इक्वल है और एच एफ की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है विच इज़ हाउ मच 263.3 किलो जूल पर के जी. गेटिंग दिस? ओके, नाउ वैल्यूज रख दो. सो विल गेट वॉट H1 माइनस H4. नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज 15 इंटू 3.89 इज इक्वल टू मास इंटू H1 माइनस H4. H1 इज 407.1 माइनस 263.3. तो यहाँ से मास फ्लो रेट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ हाउ मच 0.4 kg पर सेकेंड. ठीक है, तो पहला मिल गया हमको मास फ्लो रेट. नेक्स्ट बोल रहा है द कंप्रेसर इनटेक वॉल्यूम फ्लो रेट इफ कंप्रेसर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 0.72. कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है 0.72 और हम जानते हैं व्हाट कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट m इंटू V1 अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम विच इज़ π/4 d²L इंटू n/60 इंटू स्मॉल n. ये मैंने आपको सब कुछ बता चुका है. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं. अब आपके पास मास फ्लो रेट की वैल्यू है. ठीक है, कंप्रेसर इनटेक कंप्रेसर का वॉल्यूम इनटेक निकालना है. कंप्रेसर वॉल्यूम इनटेक मीन्स ये जो डिनोमिनेटर वाली जो पूरी टर्म है, लेट सपोज ये पूरी टर्म को मैंने बोल दिया x. ठीक है, तो इस x की वैल्यू अब हमको निकालनी है. मतलब π/4 d²L इंटू n/60 इंटू स्मॉल n. ये टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, कंप्रेसर का इनटेक वॉल्यूम फ्लो रेट होगा. गेटिंग दिस नॉट? तो इसकी पूरी वैल्यू हमको निकालनी है. ठीक है, तो अब कैसे निकाल सकते हैं इसको. मैंने जो x बोल दिया उस x की वैल्यू अब हमको निकालनी है. तो दिस x विल बी इक्वल टू m इंटू V1 अपॉन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ठीक है, मास फ्लो रेट हमने निकाल चुका है 0.4. V1 की वैल्यू, V1 इज व्हाट, V1 इज Vg कहाँ पर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे Vg की वैल्यू निकाल लो. निकालना तो क्या है, वो टेबल में गिवन है विच इज़ हाउ मच 0.0404 मीटर क्यूब पर केजी. ओके, तो Vg की वैल्यू यहाँ पर V1 की वैल्यू हो जाएगी 0.0404 डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 0.72. ठीक है, तो यहाँ से आपको स्वेप्ट वॉल्यूम मिल जाएगी x की वैल्यू विच इज़ हाउ मच 0.022 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सिंपल है. गेटिंग दिस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Just read this question. Okay, now and try to solve each and every question by yourself. अब सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ओके, सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई है. शुरू में इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए जिसमें सारे कंसेप्ट कवर है. तो आप मान के चलिए आपके पूरे कंसेप्ट कवर हो चुके हैं. अब मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा. बाकी के क्वेश्चंस आपको जो बुकलेट में दिए हैं वो सब आपको खुद से बनाने हैं और सिंपल है, आसानी से बन जाएंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अ रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर ऑफ 50 mm बोर एंड 40 mm स्ट्रोक ऑपरेट्स एट अ स्पीड ऑफ 1460 RPM between condensing evaporating temperature pressure limits of 1.219 megapascal and 0.151 megapascal respectively. ठीक है, क्या क्या चीज़ दे दिया है. सबसे पहले तो बोर डेट मीन्स डायमीटर दे दिया कितना 50 mm. ठीक है, स्ट्रोक दे दिया है डेट मीन्स L दे दिया है कितना 40 mm. स्पीड दे दिया है n की वैल्यू 1460 RPM. ठीक है, प्रेशर लिमिट्स यानी कि P1 दे दिया है, P2 दे दिया है. P1 विच इज़ लोअर प्रेशर विच इज़ 1.151 मेगा पास्कल है ये. ठीक है, अगर किलो पास्कल में करेंगे तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा. ओके, सो वट एवर यू वॉन्ट टू टेक दिस मच किलो पास्कल. और P2 हो जाएगा हमारा 1.219. दिस इज अगेन इन मेगा पास्कल इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल इंटू 10⁻³. क्लियरेंस रेशियो डेट मीन C की वैल्यू दे दी है 5%, 0.05 C की वैल्यू दे दी है. रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट N की वैल्यू दे दी है 1.18. स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट सक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट सक्शन जिसको हम V1 बोल रहे हैं. मैं अलग से pH डायग्राम नहीं बना रहा हूँ. और इनफैक्ट अगर आपकी भी प्रैक्टिस अगर सफिशिएंट हो गई तो आपको बस ध्यान रखना है pH डायग्राम किस तरह से होगा. आपको हर बार बनाने की जरूरत नहीं है. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट विच इज़ V1 एट सक्शन. ओके, सक्शन मतलब ऑब्वियसली कंप्रेसर का सक्शन है. कंप्रेसर का सक्शन मतलब आपका कहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट 1. करेंगे दिस नॉट. ओके, तो V1 की भी वैल्यू दे दी कितनी है 0.11 मीटर क्यूब पर केजी. एंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द इवापोरेटर, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द इवापोरेटर ये भी दे दिया H1 माइनस H4. इवापोरेटर में एंथैल्पी चेंज विच इज़ 93.7 किलो जूल पर केजी. कैलकुलेट द रेफ्रिजरेशन लोड द कंप्रेसर कैन सर्व. रेफ्रिजरेशन लोड द कंप्रेसर कैन सर्व. ठीक है, मतलब वही कुल मिला के नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको निकालना है. ओके, तो कितना होगा रेफ्रिजरेशन लोड इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H4. तो H1 माइनस H4 तो आपको दे दिया ऑलरेडी. आपको बस और सिर्फ क्या निकालना है मास फ्लो रेट. ठीक है,
अच्छा, अब मास फ्लो रेट के लिए क्या क्या चीज़ें दी है, तो देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है हमको। क्लियरेंस दे दिया है 0.05, डायमीटर दे दिया है, लेंथ दे दिया है, एन दे दिया है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मास फ्लो रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम क्या देखें, क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू m इंटू V1 अपॉन π/4 d² L इंटू n/60 इंटू स्मॉल n। गेटिंग दिस नोट, ओके। तो वैल्यूज रख दो सारी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं है। तो अब सबसे पहले अब हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास क्लियरेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, 1 + c - c P2/P1 टू द पावर 1/n, P2/P1 टू द पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू है, ठीक है। मैं सिर्फ अब आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक एक वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है वापस, ठीक है। 1 + c - c P2/P1 टू द पावर 1/n। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विच विल बी हाउ मच 0.7564, ओके। यूनिट्स का बस सब जगह ध्यान रखेंगे। और यहाँ तो प्रेशर रेशियो में, तो या तो दोनों को किलो पास्कल में रख लो या दोनों को मेगा पास्कल में, वट एवर यू वांट, ठीक है। 0.7564 ये होगी हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ना इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का यहाँ पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.7564 इज इक्वल टू m इंटू V1, V1 इज हाउ मच m इंटू 0.11 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू d² इज हाउ मच 50², ठीक है। 50 इज इन ml, उसको आप अगर मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05² π/4 d² इंटू L, ओके, विच इज 0.04, ठीक है, इंटू n/60, ओके, विच इज़ हाउ मच 1460/60, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, यू कैन टेक इट एज सिंगल सिलेंडर, ओके। कहीं पर भी उस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, ओके। सो यू कैन टेक इट एज सिंगल सिलेंडर, सो दिस विल बी इंटू 1। तो यहाँ से मास फ्लो रेट मिल जाएगा विच इज़ हाउ मच 0.0131 kg/s। गेटिंग दिस, ओके। बस हो गया काम। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकाल दो, तो रेफ्रिजरेटिंग लोड 0.0131 multiplied by H1 minus H4 which is 93.7. So this will be equal to how much 1.231 kilowatt. Clear नहीं है, getting this now, okay, check. Next question, a refrigeration compressor designed to operate with R22 can or cannot be operated with R12 because the condensing pressure of R22 at given temperature is higher or lower than that of R12, ओके। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो एक चीज़ समझ लो कि अगर कोई कंप्रेसर अगर R22 के हिसाब से बना है तो ऑब्वियसली उसको दूसरे रेफ्रिजरेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सबका कंडेंसिंग प्रेशर जो है सबका डिफरेंट रहता है, सबका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, सैचुरेशन प्रेशर है, वो डिफरेंट रहता है, ओके, हर एक फ्लूइड का। जैसे हमने स्टीम टेबल देखा था, आप क्या स्टीम टेबल को रेफ्रिजरेंट टेबल में की जगह यूज़ कर सकते, क्या नहीं यूज़ कर सकते, सबके जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट रहती है। सिमिलरली अलग अलग रेफ्रिजरेंट की भी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहती है। तो एक रेफ्रिजरेंट के लिए डिज़ाइन किया हुआ कोई कंप्रेसर है, उसको आप दूसरे रेफ्रिजरेंट में यूज़ नहीं कर सकते। गेटिंग दिस, सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड, सबसे पहली चीज़। दूसरा, with R12 because the condensing pressure of R22 at any given temperature is higher than that of the R12. Condensing pressure जो R22 का रहता है that is higher than that of the R12. Okay, next question में आ जाते हैं, okay, सिमिलर क्वेश्चन है अभी जो इसके पहले जो हमने किया था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ, आई थिंक आप लोग कर सकते हैं इसको भी। रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर ऑफ 50 mm बोर, ओह सॉरी ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑन एंथैल्पी वाई एक्सिस एंड एंट्रोपी एक्स एक्सिस, मतलब HS डायग्राम प्लॉट करने बोल रहा है इसमें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, a refrigeration cycle uses Freon 12 as working fluid. The temperature of the refrigerant in the evaporator is -10 degrees centigrade. The condensing temperature is 40 degrees centigrade and cooling load is 150 watt and the volumetric efficiency of compressor is 80%, ठीक है। The speed of compressor is 720 rpm. Calculate the mass flow rate of the refrigerant and the displacement volume of the compressor, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं देखो,
F12 रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द इवापोरेटर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रफ में आप HS डायग्राम बना ही लीजिए। ठीक है, तो टेम्परेचर कितने कितने दे दिए हैं। एक तो इवापोरेटर टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड और कंडेंसर टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कूलिंग लोड दे दिया है 150 वॉट और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे दी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ कंप्रेसर भी दे दिया है, कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। तो कूलिंग लोड जो आपको दिया है डेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू H1 - H4, ये जानते हैं हम। गेटिंग दिस? ओके, तो अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं अभी, कूलिंग लोड की वैल्यू है। ठीक है, H1 और H4 की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम मास फ्लो रेट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू कूलिंग लोड। सबसे पहले H1 और H4 निकाल लो। H1 इज इक्वल टू Hg एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg की वैल्यू इज हाउ मच, 183 किलो जूल पर kg। ठीक है, सिमिलरली H4 जो है वो आपका S3 के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू HF कहाँ पर, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, विच इज़ हाउ मच, 74.5। गेटिंग दिस? कूलिंग लोड ऑलरेडी दे दिया है, कितना है जो कि कूलिंग लोड इज़ हाउ मच, 150 वॉट। तो ये हो जाएगा मास फ्लो रेट इज इक्वल टू 150, अच्छा ये वॉट में है ना, ध्यान देना इस चीज़ का। ठीक है, डिवाइडेड बाय, या तो इसको किलोवाट में कर लो, 10⁻³ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय H1 - H4 विच इज़ हाउ मच, 183 - 74.5, दैट्स इट। तो ये मास फ्लो रेट मिल जाएगा कितना, 1.3824 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपकी हो गई, क्या निकालना था आपको, मास फ्लो रेट। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम π/4 d² L × n/60 × n। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या लगेगा आपको, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लगेगी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू m × V1 डिवाइड बाय π/4 d² L इंटू n/60 इंटू स्मॉल n। ठीक है, इसमें देखो किस किस चीज़ की वैल्यू है, किस किस चीज़ की वैल्यू नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू गिवन है, विच इज़ हाउ मच, 80%। तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू m इंटू V1। m इज़ हाउ मच, 1.3824 इंटू 10⁻³ इंटू V1। ओके, V1 मतलब व्हाट इज़ V1 हियर, V1 इज़ नथिंग बट Vg कहाँ पर, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे Vg की वैल्यू देख लो, विच इज़ हाउ मच, 0.08 मीटर क्यूब पर kg। तो वैल्यू रख दो 0.08, यस और नो। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय, इसको मैं पूरे को ले लेता हूँ x। ठीक है, जो कि मेरे को निकालना है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, विच विल बी 1.152 इंटू 10⁻5 मीटर क्यूब। इट्स ठीक है, दिस इज टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। गेटिंग दिस और नॉट, क्लियर नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134A इज यूज्ड in the new generation domestic refrigerators, its chemical formula is R134A। ठीक है, इसको समझ लो। यहाँ पर इसको आप इस तरह से, अगर आपके पास नाम दिया हुआ है तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला आप किस तरह से निकाल सकते हैं। गेटिंग दिस? ओके, तो ये बेसिकली रेफ्रिजरेंट में 3 कंपोनेंट रहते हैं आपके, एक तो रहता है कार्बन, दूसरा रहता है हाइड्रोजन और तीसरा रहता है फ्लोरीन। ठीक है, अभी किसका किसका क्या क्या रहता है, और ये R134A अगर आपको दिखा रहा है तो ये क्या क्या चीज़ क्या क्या सिग्निफाई करती है। ओके, तो सबसे पहला जो है ये आपका जो 4 दिख रहा है, ओके, दिस 4 सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन। P, इसको आप बोल दीजिए P, विच इज़ 4 एंड दिस विल सिग्निफाई द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, सबसे राइट साइड का न्यूमेरिकल। सेकेंड जो आपका 3 दिख रहा है, दिस सिग्निफाइज n+1, n+1 इज इक्वल टू 3। ओके, और ये यहाँ से आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज़ 2। तो ये आपका n जो देगा वो देगा हाइड्रोजन। ठीक है, और तीसरा जो नंबर आपको दिख रहा है राइट से थर्ड में, ये सिग्निफाई करेगा m-1 को, वेर m इज़ कार्बन। ओके, तो m जो रहेगा वो नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो m-1 कितना दिया है, 1। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना
सबसे राइट वाला है P, उसके पहले वाला है N+1 और उसके पहले वाला है M+1। P जो है वो फ्लोरीन का है, N जो है वो हाइड्रोजन का है, M जो है वो कार्बन का है। लेट्स इट, बस इतनी सी चीज़ याद रखना। तो आपका मिल गया, M2 है मतलब कार्बन 2 हो गया, N2 है मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और P4 है मतलब फ्लोरीन हो गया आपका 4। तो ये आपका बन गया केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूले अपने बना सकते हैं। गेटिंग दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन सेम तरह के हैं, हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन आंसर, कॉमन डेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड आई एम श्योर कि बन जाएगा ये, क्योंकि अभी तक जो जितने क्वेश्चन बन गए उसके बेसिस में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहला काम तो हमारा जो रहता है पीएच डायग्राम का, सबसे पहले वही कर लो। ठीक है, आइडियल वेपर कंप्रेशन है, ठीक है। रफ में ये पीएच डायग्राम बना ही लिया करो जल्दी जल्दी में, क्योंकि अदरवाइज वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी आपको, तो इसलिए बेटर है कभी बना लेना। ठीक है, किस किस के बीच में ऑपरेट कर रहा है, एक -20 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एज अ सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया, मैंने पीएच डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, बट हो क्या रहा है, द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर, कंडेंसर में एंटर कर रहा है एज सैचुरेटेड वेपर, मतलब जो 0.2 मैंने जो सुपर हीटेड रीजन में बना दिया है वो एक्चुअली सैचुरेटेड वेपर का पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसको वापस से बना रहा हूँ। ओके, द रेफ्रिजरेंट इज एंटरिंग द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर, तो ये होगा हमारा 0.2। गेटिंग दिस? ठीक है, हाँ, एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड। ओके, एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब ये कंडेंसर में सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में एंटर किया और लीव किया सैचुरेटेड लिक्विड। तो सैचुरेटेड लिक्विड तो हम लेते ही ऑलरेडी, ठीक है, बट जो कंप्रेशन हो रहा है दिस इज अ वेट कंप्रेशन नॉट ड्राई कंप्रेशन। वेट कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वेट वेपर ही कंप्रेस कर रहे हैं हम। गेटिंग दिस? 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारी एक्चुअल साइकिल है, ये आपने साइकिल सिर्फ समझने के लिए बनाई थी, बट क्वेश्चन के बेसिस में ये हमारी साइकिल बन रही है। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी वैल्यूज फॉर सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर एट दिस टेम्परेचर इज गिवन बिलो। ठीक है, एंथैल्पी एंट्रोपी वैल्यूज की टेबल दी हुई है, आप टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले निकालना है द रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन रेट इज 0.025 kg/s, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वही नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आप क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m इंटू H1 - H4। गेटिंग दिस? ओके, नाउ अब इसमें चैलेंजिंग चीज़ है कि H1 की वैल्यू हम कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पर तो H1 इज इक्वल टू Hg आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वेट वेपर का रीजन है। ठीक है, तो H1 निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ से हम क्या, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, H2 की वैल्यू हमको पता है, H2 इज हाउ मच, H2 की वैल्यू कितनी होगी, Hg के इक्वल है। Hg कहाँ पर, एट हायर टेम्परेचर विच इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप Hg की वैल्यू देख लीजिए, जो कि कितनी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg विच इज़ हाउ मच, 200 किलोजूल पर kg। ठीक है, H2 मिल गया आपको। सिमिलरली S2 भी मिल जाएगा, S2 इज इक्वल टू Sg एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये S2 भी मिल गया आपको विच इज़ हाउ मच, 0.67। ठीक है, और ये जो प्रोसेस 1-2 है, दिस प्रोसेस 1-2 इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया था, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है मतलब S2 इज इक्वल टू S1 हो जाएगा, तो S2 इज इक्वल टू S1 हो गया विच इज़ हाउ मच, 0.67। ठीक है, और 0.1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वेट रीजन का पॉइंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, SF प्लस एक्स SFG, कहाँ पर, लोअर टेम्परेचर में विच इज़ -20 डिग्री सेंटीग्रेड में, ऐसा बोलो। ठीक है, तो वैल्यूज रख दो, तो ये हो जाएगा 0.67 इज इक्वल टू SF इज 0.07 प्लस x जो कि आपको निकालना है इंटू SFG इज Sg - SF,
तो एस है आपके पास कितना 0.7366 माइनस एस एफ इज़ 0.07, तो ये हो जाएगा 0.7366 माइनस 0.07। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपको x जो मिलेगा डेट विल बी इक्वल टू 0.9। ठीक है, एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ x तो आप h1 निकाल सकते हैं विच इज़ हाउ मच hf प्लस x hfg, कहाँ पर लोअर टेम्परेचर में, और लोअर टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से आप h1 निकाल लीजिए, hf देख लीजिए कितना है 20 प्लस x 0.9 इंटू hfg विच इज़ hg माइनस hf 180 माइनस 20। ओके, तो यहाँ से आपका h1 मिल जाएगा, यस और नो, तो h1 मिल जाएगा आपका कितना 164 किलो जूल पर kg। सही है नहीं, h1 मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए था अपने को, h4 चाहिए था, तो h4 तो h3 के ही इक्वल है हमको, अपने को दिख रहा है h4 इज इक्वल टू h3, और h3 कितना है hf, कहाँ पर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे hf की वैल्यू देख लो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF है अपना कितना 80, तो ये आपका मिल गया आपका 80, गेटिंग दिस। ठीक है, तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ से मिल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट कितना गिवन है 0.025 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा 0.025 इंटू H1 माइनस H4। ओके, H1 है हमारा कितना 164 माइनस H4 इज़ 80। ओके, तो यहाँ से हमको मिल गया ये कितना 2.1 किलोवाट, दैट्स इट। नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज 2.1 किलोवाट, आंसर इज ए। ठीक है, सिमिलरली COP निकाल लीजिए। अब आप COP सिंपल है, कितना हो जाएगा Q2 विच इज़ H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई W विच इज़ S2 माइनस H1। रख दो वैल्यूज 164 माइनस 80 डिवाइड बाई S2 हम निकाल चुके हैं, कितना है 200 माइनस 164, तो COP मिल जाएगा हमारे को कितना 2.23, दैट्स इट आंसर। गेटिंग दिस? ओके, बस बाकी के क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। इतने क्वेश्चन अगर आपसे बन गए देन डेफिनेटली आगे के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।